अब कल क्या होगा बाजार में, इसको लेकर मैं सिद्धार्थ आपसे समझना चाह रही हूँ। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है और आज ऑयल टैंकर्स पर भी अटैक्स हुए हैं। कल बाजार में किस तरीके का कोलाहल होगा? क्योंकि आज भारत में भी तो चिंता होगी ना मोदी जी को कि भाई हमारे तेल के दाम अब कहाँ जाएंगे, हम एनर्जी सिक्योरिटी कैसे करेंगे। हमने तो रशिया से भी तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब हम वेनेजुएला से तेल ले रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है, क्या होगा क्या? अब एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर सरकार अब क्या करेगी और कल क्या हो सकता है बाजार में? हम क्या एक्सपेक्ट करें जी? मेरे ख्याल से भाजपा बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है, क्योंकि कूटनीति अपनी जगह है। सहानुभूति के लिए कोई कूटनीति की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी एक दुनिया भर के एक जाने माने धर्म के अगर सबसे ऊंचे धर्म गुरु किसी भी कारण से उनकी मृत्यु होती है, तो उसके ऊपर आपको एक संवेदना तो देना बनता है। उसके लिए आपको कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए केवल आपको एक ट्विटर पर जाके संवेदना व्यक्त करनी होती है। युद्ध कहाँ जाएगा वो अलग बात है, और वो अगर आप नहीं करते हैं तो आप जान के रखिए कि लोग ऐसी चीजों को बहुत ध्यान रखते हैं। आपने अगर समय पर किसी को संवेदना नहीं दी, तो मैयत तो ऐसी चीज होती है कि आदमी अपने काम से जा रहा होता है और कहीं सड़क पे कोई अनजान का भी मैयत दिख जाता है ना, तो 1 मिनट के लिए वो वहां खड़ा हो जाता है और सर नवा नवा देता है या तो कंधा लगा देता है। तो मैयत ऐसी चीज नहीं होती है जिसमें कि आप बहुत ज्यादा कूटनीति देखिए। वहां पर केवल और केवल सहानुभूति देखी जाती है, जो जानवरों में नहीं है लेकिन मनुष्य में है। सहानुभूति का व्यक्त करने की क्षमता केवल मनुष्य में है, मनुष्य के अलावा किसी जानवर में नहीं है। और अगर आप किसी भी एक दुनिया के किसी एक बहुत बड़े धर्म के सबसे ऊंचे धर्म गुरु किसी भी कारण से अगर उनकी मृत्यु होती है और आप उसके ऊपर एक संवेदना नहीं प्रकट कर सकते, तो आप बहुत 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 ज्यादा आप नाजुक दौर से गुजर रहे हो और बहुत ज्यादा खतरा मोल ले रहे हो। और इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आप किसी के बहुत जबरदस्त दबाव में आए हुए हैं, क्योंकि आप किसी के दबाव में नहीं होते तो कम से कम सहानुभूति देने में कोई आपको समस्या नहीं होती। खैर, वो बातों के बारे में मेरे ख्याल से मोहसिन भाई ने, संजय जी ने और देश पांडे जी ने काफी कुछ बोल दिया इसकी राजनीति पर। अब मैं आते हैं जो आपने सवाल पूछा मुख्य रूप से। देखिए, इतिहास गवाह है कि युद्ध शुरू किया जाता है किसी सिद्धांत पर, युद्ध चलता है हथियारों से और युद्ध हमेशा खत्म होता है समझदारी से। ईरान पर इस युद्ध को शुरू किया इजराइल ने अपने प्रॉमिस्ड लैंड और फादरलैंड और उनके प्राचीन सिद्धांतों के आधार पर। ईरान ने भी जवाब में शुरू कर दिया दुबई जैसे तीसरे देशों के ऊपर बम गिराकर। और अब ये युद्ध चल रहा है अमेरिका की हथियारों से और ईरानी मिसाइलों। एक तरफ हम अमेरिका का हथियार है, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल है। इन दोनों के बीच में ये युद्ध चल रहा है। फिलहाल कहीं पर भी किसी में भी आज इस युद्ध को खत्म करने की समझदारी नहीं दिख रही है। इसका मतलब युद्ध चलेगा। अमेरिका को वेनेजुएला के बाद अब ईरान का तेल चाहिए, इसराइल को मध्य पूर्व का दादा बनना है, और ईरान अपनी विशिष्ट धार्मिक संस्कृति को बचाने की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए वो कवायद कर रहा है। अब ये युद्ध किस दिशा में जाएगा, ये निर्भर करता है तीन चीजों के ऊपर। पहला ये कि ईरान अपने 2000 के आसपास में से कितनी मिसाइल कितने दिनों तक चला पाता है। दूसरा ये कि जमीन से, क्योंकि रूस और चीन के साथ ईरान का संपर्क है, तो ये दोनों ईरान को कितनी सैन्य मदद करते हैं, इस पर निर्भर करता है। और तीसरा ये कि दुनिया भर के 20% जो तेल गुजरता है वो होर्मुज स्ट्रेट, उसको ईरान कितने दिनों तक बंद रख पाता है। तो पहला जो मुद्दा है जिसमें कि मैंने कहा कि ईरान के आसपास मिसाइल है, तो पहले में ईरान ने दुबई से लेकर बहरीन तक हमला करके अपनी मिसाइल की क्षमता दिखा दी है, मतलब मिसाइल की उसकी क्षमता काफी है। दूसरे में रूस कानोपुस 5 नाम का अपना सैटेलाइट ईरान को देके रखा है ताकि वो अमेरिका की सेना के ऊपर निगरानी रखे। दूसरी तरफ चीन ने ईरान को बाइडाउ नेविगेशन सिस्टम देके रखा है ताकि ईरान अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर नहीं हो, क्योंकि जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में ज्यादा देशों के पास नहीं है, अमेरिका के पास है। और कि जिस तरह से कल अमेरिका ने उनके सुप्रीम लीडर खमेनी की हत्या की, इसका मतलब अमेरिका के पास उनका लोकेशन रहता है। इसका मतलब ये कि ईरान में भी लोग उसका लोकेशन का जीपीएस यूज करते होंगे। तो जीपीएस अगर अमेरिका के पास है, तो आप अगर अमेरिकी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो अमेरिका का सिस्टम वो यूज करते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से चीन ने ईरान को बाइडू नेविगेशन सिस्टम देके रखा है ताकि ईरान अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर नहीं रखे। और तीसरा, ईरान ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों का आना जाना बंद कर दिया है, वो इस तरीके से उसने उसको बाधित कर दिया है कि रातों रात जो है पेट्रोल प्रति बैरल तेल 15% महंगा हो गया है। और उससे बड़ी बात यह है कि महंगाई अपने जगह पर, उसने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने के अलावा केवल उसने अनाउंसमेंट, अभी तक उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी पर हमला नहीं किया है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट क्योंकि उसके बहुत छोटा सा एक पानी का हिस्सा है,
कुल मिला के वो 20 किलोमीटर ही चौड़ा है, लेकिन उस 20 किलोमीटर में भी जो पानी के जहाज हैं, मतलब तेल के जहाज हैं, वो केवल 6 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरते हैं। उसमें भी दोनों तरफ से उनको गुजरना पड़ता है। और उस पर क्योंकि वो ईरान के पानी में आता है, इसलिए ईरान ने कल वहां से गुजरते हुए टैंकरों को कहा कि यहाँ से मत गुजरिए। तो काफी सारे टैंकर दोनों तरफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां जो उस टैंकर को वहां से वहां देती हैं, उन्होंने अपना इंश्योरेंस रेट 50% बढ़ा दिया है, 50% इंश्योरेंस जब कर दिया है। तो अगर वो वहां पर ईरान हमला नहीं भी कर रहा है, तो उनका इंश्योरेंस रेट जो है उनका बहुत महंगा उनको पड़ रहा है। तो इसीलिए काफी सारे जहाज जो है दोनों तरफ रुके हुए हैं। अब इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में दुबई आदि पर जो इन्होंने हमला किया है, उसके चलते वैश्विक अमीरों की रात की नींद बहुत हराम होने वाली है, जिसके चलते कल जब दुनिया भर के बाजार खुलेंगे तो जबरदस्त औंधे मुंह गिरने वाले हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये सबका लबोलुआब ये निकलता है कि जब दुबई पर दुबई वगैरह के ऊपर इन्होंने हमला क्योंकि कर दिया है, उसके चलते दुनिया भर के अमीर जो दुबई में रहते हैं, रहे वो नहीं रहे, उनका कोई ना कोई अड्डा दुबई में रहता है, उनकी रात की नींद हराम होगी। इसके चलते दुनिया भर के शेयर बाजार जो कल सुबह उठेंगे वो औंधे मुंह गिरने वाले हैं। और तेल की जो बढ़ती कीमत है उसके चलते दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। अब इसका भारत पर असर क्या होने वाला है? मेरे ख्याल से भारत पर असर तो बाद में है। भारत के सामने जो चुनौती ये है कि करीब 1 करोड़ हिंदुस्तानी मध्य पूर्व के देशों में रहते हैं। उनके अपार्टमेंट और ऑफिस पर गिरते हुए बमों से रक्षा विश्व गुरु मोदी जी दिल्ली में बैठे बैठे कैसे करेंगे? सबसे पहली समस्या तो, सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्योंकि वहां जो दुबई वगैरह में बम गिर रहे हैं, मैंने ऐसे ट्वीट वगैरह लोगों के देखे हैं, कहे कि हम ऑफिस में बैठे हुए थे और बम आके गिर गया। वो लोग भारत सरकार से मदद की गुहार मांग रहे हैं। हवाई जहाज उड़ नहीं रहे हैं। एयरपोर्ट दुबई के, अबू धाबी के सब बंद हो गए हैं। पानी मतलब आप हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। ऐसे में ना आप हवा से आ सकते हैं ना पानी से आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व गुरु मोदी जी दिल्ली में बैठे बैठे अपने 1 करोड़ जो नागरिक है उनकी रक्षा कैसे करेंगे? दूसरी बात यह है कि भाजपा, हमें पता है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को शेयर मार्केट से जोड़ती है कि हम आए, देखिए शेयर मार्केट कितना जब्त कर गया। तो कल जब वो धूल चाटेगा तो वो जो लाखों करोड़ रुपए भक्तों के स्वाहा होने वाले हैं, उसके गुस्से से कैसे निपटेगी? दूसरा सवाल आ जाता है। और महंगे पेट्रोल के चलते जो अचानक देश में महंगाई बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे, उसको ये कैसे निपटेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत के करोड़ों लोगों पर, अब ये समस्या 3 जगह पर है। भारत के करोड़ों लोगों पर है, क्योंकि जितने लोग अगर गल्फ में फंसे हुए हैं, उतने परिवार भारत में, 1 करोड़ लोग अगर हमें गल्फ में फंसे हुए हैं, तो कम से कम 1 करोड़ परिवार के 4 करोड़ लोग हिंदुस्तान में परेशान बैठे हुए हैं। क्योंकि एक आदमी, अगर घर का एक बंदा दुबई में फंसा हुआ है, तो उसके कारण घर के उसके जो बीवी बच्चे हैं भारत में, वो परेशान है। मतलब करोड़ों लोगों के ऊपर, भारत के ऊपर एक समस्या आई हुई है। दूसरा, भारत की पूरी ऊर्जा के ऊपर समस्या है। ऊर्जा अगर या ईरान से नहीं भी लेंगे, वेनेजुएला से लेंगे, तो महंगा तो हो गया ना। आप कहीं से लीजिए, महंगा तो रातों रात हो गया। महंगाई जो, तेल तो महंगा हो गया। आपका भले सप्लाई रुका नहीं है, आपने ईरान से तेल नहीं लिया, आप अमेरिका के सामने साष्टांग हो चुके हैं। वेनेजुएला से आप तेल मंगवाएंगे